हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। तो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा और लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, इस वाली वीडियो के अंदर हम सीएपीएफ पेपर 2 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसके थ्रू हमारे जो मार्क्स हैं वो 80-85 जो नॉर्मली आते हैं हमारे, उसको बढ़ा के हम 100 तक लेके जाएँ। पॉसिबल है अगर हम कुछ हिट पॉइंट्स हैं, कुछ बुल्स आइज हैं जिनके ऊपर हिट करें तो हमारा जो स्कोर है वो बढ़ सकता है। तो वो करने से पहले सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज लास्ट वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा मेरे को जो प्यार देखने को मिला है वो मैं मतलब बता नहीं सकता उस चीज़ को, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने डाउट्स भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी बता रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड सॉरी फॉर वन थिंग, बिकॉज मैं हर किसी का टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप बेटर है कि आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिए अगर आपका कोई डाउट है तो, बिकॉज उसको मैं तो बता ही दूंगा। इसके अलावा अगर और कोई पर्सन है जिसको ज़्यादा पता है उसके बारे में, या मेरा कोई फ्रेंड वगैरह हो जो देख रहा हो, तो वो भी जो है उसको रिप्लाई कर सकता है वहाँ से। तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करना ज़्यादा सही रहेगा टेलीग्राम के कंपैरिजन में। एंड थर्ड थिंग मैं ये बोल दूँ कि इस वीडियो को लोग देख तो बहुत ज़्यादा रहे थे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे हैं चैनल को। अभी भी जो है 88% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 12% लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जस्ट एक बटन दबाना है आपको, और कोई चार्ज वगैरह थोड़ी लगेगा। लेकिन मेरे को क्या है कि मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगी, मैं अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करता रहूँगा, कंटेंट और बेटर लाने की कोशिश करता रहूँगा, ताकि आपका जो प्रिपरेशन में हेल्प जो मेरी तरफ से हो सकता है मैं वो करता रहूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा हाउ टू स्कोर 100+ मार्क्स इन सीएपीएफ एसी पेपर 2। तो देख लेते हैं उसको। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मैं नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कुछ हमें मतलब होता होगा। बिकॉज क्या है कि आपने पूरे 1 साल करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उसमें जो भी आपने पढ़ा वही सब इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ा आपने रिवाइज कर लो फटाफट उसको, नहीं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, वैसे पढ़ लो। ठीक है, मतलब वीडियोज़ वगैरह आ जाएंगी यूट्यूब पे 2-3 दिन बाद, या आज आ भी गई होंगे कुछ, तो मैराथन वीडियोज़ मिल जाएंगी, उन मैराथन वीडियोज़ को देखो। मैं भी देखता हूँ उन वीडियोज़ को, तो जो है आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी आपने जो पढ़ रखा है उसी पे कॉन्फिडेंस रखना, वही है इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन बोली जाती है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हाउ टू स्कोर 100+ मार्क्स इन सीएपीएफ पेपर 2। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं, बिकॉज बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स भी होंगे जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पैटर्न भी नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं कि सीएपीएफ एसी पेपर 2 में 6 क्वेश्चन होते हैं, और ये पेपर 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे में आपको करना होता है। 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होता है ऐसे के अंदर आपको 6 ऐसे दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 ऐसे जो है वो अटेम्प्ट करने, इंग्लिश भी या हिंदी भी कोई भी लिख सकते हो। 20 मार्क्स का एक ऐसे है। दूसरा क्वेश्चन आपका आर्ग्यूमेंट होगा, जिसमें आपको 2 आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, 20 मार्क्स के दोनों आर्ग्यूमेंट होंगे, 20 का एक, एंड ये आपको इंग्लिश में लिखना है। देन उसके बाद 10-10 नंबर की 2 रिपोर्ट आएंगी, ये आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। एंड देन उसके बाद प्रीसी आएगा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का जो प्रीसी है वो भी आपको इंग्लिश में लिखना है। फिर आपका आएगा पैसेज के अंदर 20 मार्क्स है, 5 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के। एंड देन उसके बाद आएगी ग्रामर 25 मार्क्स की। तो ये ओवरऑल जो है बेसिक आइडिया था कि पेपर 2 है क्या। अब पेपर 2 के बारे में बात करें तो हमें कुछ स्ट्रेटेजीज जो है जो डिस्कस करनी है, जिनके थ्रू हम अपना जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हैं। बिकॉज क्या है ना, 80-85 हर किसी के आ जाते हैं, लेकिन उसको 100 तक लेके जाना वो कैसे लाया जाए वो करेंगे। इसके अलावा फिर लास्ट में मैं कुछ गलतियां बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, बिकॉज मेरे से भी वो गलती हुई थी, और उस बेसिस पे मेरा जो स्कोर था वो क्या था वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, और वो गलतियां आपको नहीं करनी है। बेसिकली पॉइंट ये है। तो शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज की। स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या वो बुलजाइज हैं जिनके बारे में बात करता हूँ, जिनके ऊपर आप हिट कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाए। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, मैंने 170+ मार्क्स की जो वीडियो डाली थी, अगर अभी तक किसी ने उसको नहीं देखा है और वो सोच रहा है कि मेरे को मार्क्स इंक्रीज करने हैं, बिकॉज क्या है कि एक मार्क्स मैटर करता है, तो आप यहाँ से आई बटन से आपको 170+ वाली वीडियो मिल जाएगी, ये आप देख लीजिए। एंड उसके बाद फिर ये पेपर 2 वाली वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अब सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस सीएपीएफ पेपर में 4 जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मेन बात करूंगा, और उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो जो है वो घूमेगी। सबसे पहला पॉइंट, आपको पेपर कंप्लीट करना है, यानी कि कंप्लीट करना है पेपर को। दूसरी चीज क्या है कि आपको जो है किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम, किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी है, या कोई पॉलिटिशियन है या उनके नाम वगैरह हैं, ये सब यूज़ नहीं करना है। ना ही कोई नेगेटिव चीज़ बोलनी है, बिकॉज इसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। ना ही किसी न्यूज़पेपर वगैरह का नाम यूज़ करना है, लाइक कई बार रिपोर्ट में हम लिख देते हैं द हिंदू एंड दैट, ये नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये है दूसरा पॉइंट, जिसमें क्या है, नो क्रिटिसिज्म
आर्ग्यूमेंट में वो करना होता है, फॉर एंड अगेंस्ट लिखने होते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा कि उसका क्या फंडा है और ये इससे कैसे डिफरेंट है वो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है इस पेपर में क्योंकि एक सब्जेक्टिव पेपर है, अब हर किसी का व्यू पॉइंट अपना डिफरेंट हो सकता है, तो लेकिन सेम क्या है, सेम है फॉर्मेट। वो फॉर्मेट अगर आपने बिगाड़ दिया तो आपके मार्क्स जो है वो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएंगे। एंड जो है फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट किस किस चीज़ का होता है, रिपोर्ट का होता है, आर्ग्यूमेंट का होता है, प्रीसीज का होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट में कोई भी गलती नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से समझ के जाना फॉर्मेट क्या है। मैं बताऊंगा अभी फॉर्मेट क्या है। तो दूसरा पॉइंट हो गया फॉर्मेट। अब तीसरा पॉइंट हो गया फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स के बाद हम अगली चीज़ के बारे में बात करें तो वो क्या है, वो है ग्रामर। ग्रामर क्या है, ग्रामर जो है, ग्रामर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है, बिकॉज इस पूरा पेपर सब्जेक्टिव पेपर है। पेपर 1 में 170 प्लस मार्क्स इसलिए लाए जा सकते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ नहीं ला सकते आप, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक सेक्शन है जो पूरा ऑब्जेक्टिव है और उसको अगर अच्छे से करके जाओ तो 25 में से 25 भी आ सकते हैं। तो ये है ग्रामर। ग्रामर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, आपका टारगेट होना चाहिए 20 से 22 मार्क्स ग्रामर में आ जाए, ठीक है। ये आपको 100 प्लस तो क्या 110 पार भी करवा देगा अगर ग्रामर 25 में से 22 23 आ गई तो, ठीक है। तो ये 4 ब्रॉड पॉइंट्स हैं। अब इन ब्रॉड पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंप्लीट द पेपर। कंप्लीट क्यों करना है पेपर को, पेपर को कंप्लीट इसलिए करना है क्योंकि देखो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो वो जिनकी क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी होती है, उनको अच्छी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं भी थोड़ा ठीक लिख लेता हूँ और मेरे को जो है प्रैक्टिस की ऐसी सच मैं कभी पेपर लिख के नहीं देखता CAPF का, ना मैंने मेंस में भी नहीं लिखे थे और डायरेक्ट वहाँ जाके लिखे थे, ठीक है। तो उस बेसिस पे थोड़ा सा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, बाकी मार्क्स सही आए थे, ठीक है। तो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप सोचो आपने एक एवरेज ऐसे लिखा, आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, किसी ने बहुत अच्छा लिखा 12 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। लेकिन उसने जो अच्छा लिखा है उसके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है। और आपको अगर नहीं है आपके अंदर, आपको पता होगा है कि नहीं है, तो वो आपको इंप्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिस चक्कर में आपका हो सकता है या तो ग्रामर छूट जाएगी, और छूट नहीं जाएगी तो आप क्या करोगे, उसको अटेम्प्ट तो कर दोगे बट गलत सलत अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज टाइम है नहीं, वहाँ सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कंप्लीट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर क्वांटिटी मैटर करती नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है। वो देखो सबका पर्सनल ओपिनियन है, मेरा भी ओपिनियन कुछ है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। मेरे लिए तो क्या है, कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है। कंप्लीट नहीं करोगे, 10 नंबर का या 20 नंबर का कुछ छूट गया, 1 नंबर पे फाइनल लिस्ट देखोगे ना 4 बच्चे बैठे होते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उस हिसाब से देखोगे तो 10 बच्चे बैठे होते हैं, 10 से 12। तो आप सोच लो अगर 10 नंबर की कोई रिपोर्ट छूट गई तो आप कितना पीछे हो गए। 5 नंबर आपको मिलने थे, 50 बच्चों से पीछे हो गए ना। अफोर्ड कर सकते हो इतना, नहीं ना। तो कंप्लीट करना है पहली बात पूरा पेपर। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया, अब कंप्लीट करने का पॉइंट क्या है, इसका लॉजिक समझना। इसका लॉजिक ये है, 4 ऐसे हैं, आप ये मान लो आपने एवरेज लिखा है, ठीक है, 4 ऐसे हैं, 8 मार्क्स तो मिलेंगे, 20 में से 8 तो मिलेंगे, 8 4 32 हो गया। 2 आर्ग्यूमेंट है, इसमें क्या होता है, पॉइंट फॉर्मेट में होता है। 8 की बजाय आपको 9 और 10 भी मिल सकते हैं, हम 9 मान लेते हैं, तो 9 2 18 हो गया। 2 रिपोर्ट है, अच्छा कैंडिडेट जो होगा उसको 6 मिलेंगे, आपको जो है एवरेज लिखोगे 4 मिलेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे प्रीसी में बहुत अच्छा लिखने वाले को 10 भी मिलते हैं, हो सकता है 12 भी मिलते हो, इसके बारे में नहीं पता किसी को भी, बट 10 मान लेते हैं, बट आपको एवरेज लिख रहे हो 8 मिल जाएंगे, ठीक है। पैसेज में 14 भी मिलते हैं लोगों को, 15 भी मिलते हैं, हम आपका 12 मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं, जो आपको सही लगे 12 मान लिया, ठीक है। उसके बाद अब ग्रामर में अगर आपके 25 में से 20 मार्क्स आ गए, ठीक है, 20 मार्क्स आप सोच के देखो कितना हो गया, ये हो गया 98। अब यहाँ पे 4 और 2 6, ये 6 20 नंबर के हैं, कोई एक तो आपने बढ़िया लिखा होगा, इतनी तो क्वालिटी होगी कि कोई एक टॉपिक ऐसा फंस जाए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, वहाँ 9 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, आराम से ये जो है ना 2 मार्क्स लगा के 100 पार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और जितना स्कोर करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो सिंपल लॉजिक मेरा ये है कंप्लीट करने का, कंप्लीट करोगे तो भी 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं आराम से। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है, क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करना। क्रिटिसिज्म नहीं करना बिकॉज इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपकी बायसनेस दिखाई देती है कि आप गवर्नमेंट की इस चीज़ के प्रति बायस दो, और या फिर ये वाली स्कीम के प्रति बायस्ड हो, आपका ये बायस्ड ओपिनियन जो है वो उसमें नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बाकी और कोई फंडा नहीं है। और आपको किसी पॉलिटिशियन का नाम वगैरह लाइक लोग लिखते हैं, मैं काफ़ी सारी कॉपीज़ भी चेक करता हूँ, तो मैंने उनमें देखा बहुत सारे लोग लिख देते हैं PM दिस CM दिस, ये नहीं लिखना है, CM PM ये सफिशिएंट है, इस डेजिग्नेशन से पता चल जाता है वो कौन है, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये नाम वगैरह अवॉइड मत करना। हाँ, फ्रीडम फाइटर वगैरह जो है उनके नाम यूज़ कर सकते हैं, बट ये करंट पॉलिटिशियंस के नाम मेरे हिसाब से तो अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट फॉर्मेट का मैंने बता दिया आपको क्यों फॉर्मेट इंप्रूव करना है। एंड चौथी चीज़ ग्रामर का मैंने अभी बताया। अगर आपके सोचो ग्रामर में 25 में से 12 ही मार्क्स आए और किसी के 20 आ गए, 8 नंबर ज़्यादा हो गया, यानी कि 80 रैंक आगे चला गया वो आपसे, ठीक है, 80 कैंडिडेट्स आगे चला गया वो आपसे,
समझ गए। तो ये आपको नहीं करना। और ग्रामर में तो बहुत ऑब्जेक्टिविटी है, आप 22 भी मार्क्स ला सकते हो, 23 भी आ सकते हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, लास्ट ईयर मैंने बात करी थी 2020 में, उनके 25 में से 25 भी बता रहे थे वो तो, ठीक है। तो ये है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं लिखना कैसे है, लाइक एसे को कैसे अटेम्प्ट करना है, रिपोर्ट को कैसे करना है, आर्ग्यूमेंट को कैसे करना है, प्रीसी को क्या करना है, रूल क्या है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये 4 पॉइंट अगर नहीं देखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिकॉज इसके बाद मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। अब हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे के बारे में बात करें तो ऐसे क्या है। ऐसे के बारे में बात करें, मैंने बता दिया 6 में से 4 ऐसे लिखने हैं, 20 मार्क्स का ईच है। आपको जो है इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिख सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और सॉरी, आपने ना वहाँ फॉर्म भरते वक्त आपने लैंग्वेज डाली होगी, उसमें लिखना, ये मेरे से गलती होगी, मैंने बोल दिया। फॉर्म भरते वक्त जो लैंग्वेज डाली हो, वहाँ हिंदी डाली थी तो हिंदी में लिखना, इंग्लिश डाली थी इंग्लिश में लिखना। ये नहीं करना कि वहाँ हिंदी डाली थी अब इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जो पहले भरा था फॉर्म भरते वक्त, वो अपना फॉर्म खोल के देख लेना किसमें भरी थी और उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। और ऐसे के अंदर अब क्या होता है, ऐसे का सिंपल फंडा है, एक ऐसे लेके बता देता हूँ। ऐसे के अंदर क्या होता है, 3 पेज होते हैं आपके पास, ठीक है, 3 पेज होते हैं। ऐसे के अंदर क्या करना है, ऐसे के अंदर सिंपल सी बात है, जो भी टॉपिक लिखा होगा ना, उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आएगा, एक पैराग्राफ कंक्लूजन आएगा, 2 पैराग्राफ तो ये हो गए, ठीक है, 2 पैराग्राफ हो गए। मान लो एक पैराग्राफ ये चला गया और एक पैराग्राफ ये इस्तेमाल हो गया। एक पेज में 2 ही तो पैराग्राफ लिखोगे, ज़्यादा 2.5 लिख दोगे, इससे ज़्यादा क्या लिखोगे, ठीक है। तो एक ये पैराग्राफ इस्तेमाल हो, स्पेस यूज हो गया, एक ये पेज यूज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बचे ये अब मान लो आपके पास इसके अंदर आपने कोई भी टॉपिक जो होता है ना, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। आपको 2 पैराग्राफ पॉजिटिव के लिखने हैं, 2 पैराग्राफ नेगेटिव के लिखने हैं, और एक पैराग्राफ जो है ना वो लिखना गवर्नमेंट ने इस टॉपिक के ऊपर क्या स्कीम चला रखी है और क्या आपके हिसाब से गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो वो एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन जो है वो बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है, जिसमें आपको अच्छी अच्छी बातें करनी है, 1-2 कोट लिख देनी है, या फिर एक हिंदी श्लोक्स। आप क्या करना, किसी भी बुक से उठाओ, गूगल से उठाओ, 10-15 कोट्स ऐसी होती है जो यूनिवर्सल है, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। 10-15 कोट्स ऐसी है, याद कर लो, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सिक्योरिटी, टेररिज्म से रिलेटेड, ठीक है, एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोट मिल जाएंगी, याद कर लो। 2-4 हिंदी श्लोक है, लाइक सर्वे भवन्तु सुखिना, इस तरह का श्लोक है, इसको याद कर लो, हर जगह फिट होता है। लाइक कई बार हम वासुदेव कुटुंबकम लिखते हैं, इंटरनेशनल लेवल का जब ऐसे आ जाता है तो वासुदेव कुटुंबकम लिख दिया, ठीक है। ये इनसे मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप प्रिपेयर करके रखो, ये कंक्लूजन में डालना और इंट्रो में डालना है। अब उसके बाद जो बॉडी है, अब लोग मेरे को पूछते हैं कि सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कैसे बताएं, हमें तो पता ही नहीं है। क्या करना है, सिलेबस है, सिलेबस में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, ये 5 डायमेंशन मैंने बता दी। 6ठी 7वीं आपको लगती है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव्स को इन 5 डायमेंशन में तोड़ दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनके नाम नहीं लिखने हैं वहाँ पे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, बस आप लिखते जाओ, पढ़ के पता चल जाएगा इंसान को कि हाँ ये पॉलिटिकल वाला एंगल है, ये सोशल वाला एंगल है, ये एनवायरमेंट एंगल है, ये सिक्योरिटी एंगल है, ठीक है। ये करना है आपका। 2 पैराग्राफ इसमें भर जाएंगे। नेगेटिव में आगे इसी में ही इम्पैक्ट, कोई भी एक चीज है, लाइक टेक्नोलॉजी आपसे पूछ ले, सोशल मीडिया इज अ बेन और बून, इस तरह का पूछ लिया। सोशल मीडिया के सोशल के ऊपर क्या इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, प्राइवेसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो गए, यही आपको नेगेटिव में लिखने हैं, ठीक है। हो गया, ऐसे कंप्लीट हो गया, और कुछ बचा ही नहीं। गवर्नमेंट की स्कीम है काफी सारी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में तो आपके पास ब्रॉड डोमेन है, जो बताना है वो बताओ, ठीक है। बस नेगेटिव नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो गया ऐसे सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस टॉपिक को जरूर से समझना, टॉपिक पूछ क्या रहा है। कई बार लोग ना टॉपिक को समझ ही नहीं पाते एंड अपनी मर्जी से जो आता है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे के बारे में। अब हम अगली बात करेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में। और अगर इसके ऐसे से रिलेटेड आपका कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कोई और होगा जो रिप्लाई कर देगा। वैसे मैं खुद ही कर दूंगा, कोशिश करूंगा पूरी की रिप्लाई कर दूं। वैसे थोड़ा बिजी हूँ अभी कुछ दिनों के लिए, बट पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो ऐसे से रिलेटेड क्या है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में मैंने जैसे बताया, ये आपने चाहे कोई भी लैंग्वेज भरी हो, ये इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में मत लिख देना गलती से, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट है, 20-20 मार्क्स के हैं। अब क्या लिखना है, सिंपल है, कुछ नहीं है, 3 पेज मिले होंगे, 1 2 3, वही 3 पेज मिले होंगे जो वहां मिले थे ऐसे के अंदर। उन्हीं 3 पेज को आपको डिवाइड करना है ऐसे, ठीक है। ये आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आपको कंक्लूजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका इंट्रो आ जाएगा। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि सर हम आर्ग्यूमेंट में इंट्रो कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। देखो, ऐसा कोई रूल किसी ने बनाया नहीं है, लिखना है कि नहीं लिखना, मैं तो लिखता हूँ, आप लिख सकते हो। मैंने 1-2 लोगों से और पूछा था जिनके 113 मार्क्स भी हैं पेपर 1 में, ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो फिजिकल मेडिकल के दौरान बने थे, उनके 114 मार्क्स भी हैं। मैंने उनसे पूछा, बोले हम तो लिखते हैं इंट्रो कंक्लूजन। तो आप देख सकते हो। और कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं लिखा इंट्रो कंक्लूजन, उनके भी 107-110 नंबर आए हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है लिखना है कि नहीं, बट मेरे हिसाब से लिखना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन।
अब उसके बाद आती है जो आपने वहाँ पॉजिटिव लिखे थे ना वो यहाँ पे 4 बन जाएंगे, जो आपने वहाँ नेगेटिव लिखे थे ना वो यहाँ पे अगेंस्ट बन जाएंगे। वहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में था, यहाँ पे पॉइंट्स फॉर्मेट में हो जाएगा, और वहाँ पे ऐसे ही नेगेटिव में था। तो सिंपल है, आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं है, सेम ऐसे है वही आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे मेरा एक रूल है, वो रूल क्या है, रूल ऑफ अवॉइडिंग मिस हिट्स, रूल ऑफ अवॉइडिंग मिस हिट्स। इसमें क्या होता है, लोग ना टॉपिक को मिस हिट कर जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, ठीक है, समझ ही नहीं आता, कुछ और लिख जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी ना काफ़ी सारी कॉपीज चेक करता हूँ, तो उस कॉपीज में मैंने देखा कि भाई बहुत सारे लोग ना, कम से कम 10 से 15 लोग मुझे मिले जिसमें पूछा कुछ आर्ग्यूमेंट में, वो बता कुछ रहे हैं, ठीक है, और वो छोटी गलती है, उसको पता लगा लो ना तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, और गलती कर दी तो 0 भी मिल सकता है, ठीक है। ये किसी को पता नहीं है यूपीएससी कितना देती है, बट मेरे हिसाब से 2-3 नंबर देती होगी या 0 दे देती होगी, ठीक है। तो वो गलती क्या है, टॉपिक समझो। थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट करना भी कुछ थोड़ी सी खराब है, और थोड़ा जल्दी में भी लिख रहा हूँ, बिकॉज लास्ट वीडियो में सुनने को मिला था कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है आपका, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, तो मैं वो स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेथ पेनल्टी टू बी अबोलिश्ड, ठीक है, डेथ पेनल्टी टू बी अबोलिश्ड, ये है आर्ग्यूमेंट, इसके ऊपर आपको फॉर एंड अगेंस्ट लिखना है। अब सही क्या है, सही है कि डेथ पेनल्टी टू बी अबोलिश्ड इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में और फॉर में लिखना है, फॉर और अगेंस्ट, ठीक है। आपको डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में नहीं लिखना है या फॉर में नहीं लिखना है, इस स्टेटमेंट के फॉर और अगेंस्ट में लिखना है। बहुत सारी कॉपी जो मैंने चेक करी ना, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, डेथ पेनल्टी फॉर लिखा, फॉर डेथ पेनल्टी, आगे पॉइंट्स लिख दिए, अगेंस्ट डेथ पेनल्टी पॉइंट लिख दिए। खुद सोच के देखो, जो इसका फॉर है ना डेथ पेनल्टी, सिर्फ डेथ पेनल्टी, इसका जो फॉर है ना वो इस स्टेटमेंट का अगेंस्ट बन जाएगा, और उसका जो अगेंस्ट है ना वो स्टेटमेंट का फॉर बन जाएगा। इसको बोलते हैं मिस हिट। आपने फॉर का अगेंस्ट में लिख दिया, अगेंस्ट का फॉर में लिख दिया। देखो मैं एग्जामिनर हूँ, अगर मैं चेक करता हूँ तो मैं तो 2-4 नंबर 5 नंबर भी दे देता हूँ, लेकिन यूपीएससी का क्या है पता नहीं, किसी को नहीं पता यूपीएससी कितने मार्क्स देती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। मेरे से भी एक गलती हुई थी जिसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, अदरवाइज जो है देख लेना कितना पीछे हो जाओगे फिर आप, ठीक है। ये है आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट। आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन में बैलेंस कर देना, जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है वो बैलेंस जरूर करना। बैलेंस करना इसलिए बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए आप बायस्ड हो किसी एक चीज़ के प्रति, किसी एक फॉर के प्रति या किसी एक अगेंस्ट के प्रति, ठीक है। और हाँ, एक गलती और लोग करते हैं, किसी आर्ग्यूमेंट के एक पॉइंट पे पॉजिटिव में लिख देते हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी जो है इससे टाइम कम हो जाएगा, अगले अगेंस्ट में लिख देंगे इस वाली टेक्नोलॉजी से टाइम बढ़ जाएगा। अब दो अपोजिट बात तुम कैसे कर रहे हो, या तो इस पॉइंट को लिखो ही मत, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि टाइम घटेगा, अगले में बता दिया टाइम बढ़ेगा, ये क्या बात हुई, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के बाद हम अगली चीज के ऊपर आ जाते हैं, वो है रिपोर्ट। हाँ, मैंने ये बोला था, आर्ग्यूमेंट में फॉर एंड अगेंस्ट लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म नहीं कहते उसको, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये है कि आपका क्रिटिसिज्म ऐसा हो जो आपको जो उस क्रिटिसाइज करने के साथ साथ एक डायरेक्शन भी दिखाए कि ये कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोल दिया जाए कि भाई अभी मैं कोई एग्जाम्पल सोच नहीं पा रहा हूँ, आप समझ गए, मतलब समझ गए होगे मेरे हिसाब से, तो कि क्या मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, और अगर मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो आपको कंक्लूजन में बैलेंस्ड कर देना है, ठीक है। तो ये है पूरा आर्ग्यूमेंट का फंडा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों को समझ ही नहीं आता रिपोर्ट में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कुछ भी लिख के आते हैं, ठीक है। तो वो बताता हूँ अभी रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट में क्या करना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपका कोई भी मीडियम हो, आपको इंग्लिश में लिखनी है, 2 रिपोर्ट मिलेंगी, 10-10 मार्क्स की रिपोर्ट मिलेंगी, ठीक है। रिपोर्ट के लिए 2 पेज मिलेंगे, ठीक है। और ये 2 पेजेस आपको रिपोर्ट के लिए मिलेंगे। रिपोर्ट में सबसे पहला तो फॉर्मेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में जो है ना वो है फॉर्मेट और इसके रूल्स, ठीक है। लोग जो है फॉर्मेट ही गलत करके आ जाते हैं, अंदर का माल तो शायद हो सकता है कोई पढ़ता भी ना हो, लेकिन फॉर्मेट ही गलत कर दिया तो आपको क्या पता, क्या मतलब वो क्या ही समझ ले कि इस बंदे को रिपोर्ट तो फॉर्मेट तो पता नहीं है, फिर ये क्या बेटर लिखेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। जो रिपोर्ट है उसकी हेडिंग। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में हेडिंग लिखी होती है, वो क्या करते हैं आंसर में हेडिंग नहीं लिखते हैं। अरे क्वेश्चन पेपर अलग है, क्वेश्चन में अलग हेडिंग लिखी हुई है, आपको आंसर में भी हेडिंग लिखनी चाहिए, ठीक है। बॉक्स बना तो बॉक्स वैसे बना ही होता है उसमें अलग से, मैंने तो नहीं बनाया था बॉक्स, आप देख सकते हो बनाना है कि नहीं बनाना है, और इसका पता भी नहीं है कि भाई मार्क्स कटते हैं कि नहीं कटते हैं। तो हेडिंग लिखना अलग से खुद से लिखना, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखना होता है ये लिखनी होती है, यहाँ पे एक जगह पे लिखते हो। अब यहाँ पे ना कई सारे लोग ना अपना नाम लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं कि भाई द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, ये मत लिखो, सिंपल लिखो XYZ न्यूज़, ठीक है, ABC न्यूज़, ठीक है। किसी के प्रति बायस नहीं होना है,
ठीक है, ये नेम लिखा। अब दूसरा लिखना प्लेस, उसके बाद लिखनी है डेट। डेट जो है जिस दिन एग्जाम है उससे 1-2 दिन पहले की डेट लिखना, उसी दिन रिपोर्टिंग कर रहे हो, उसी दिन पेपर लिख रहे हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 दिन पहले के लिख दोगे तो शायद चेकिंग करने वाले को थोड़ा सा मतलब ठीक लगे कि हाँ भाई थोड़ा सोच के तो चलता है कम से कम इंसान, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का था। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ से अपना बॉडी जो है रिपोर्ट की वो शुरू करनी है इसमें, ठीक है। अब ये रिपोर्ट की बॉडी होगी, बॉडी के अंदर क्या लिखना है, जो भी रिपोर्ट है। अब देखो बहुत सारे लोग ना रिपोर्ट को क्या कर देते हैं, गलतियां बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने काफी सारे पेपर चेक करे, 40-50 पेपर चेक कर लिए होंगे अभी तक। बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं है रिपोर्ट में क्या करना है। वो जीएस का जो आंसर होता है ना, या समझ लो ऐसे लिख रहे हैं, वो ऐसे लिख के आ जाते हैं रिपोर्ट के अंदर। अरे रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग करनी है, आपको कोई इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के अंदर अपने आप को एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट समझो कि मैं वहां पे प्रेजेंट हूँ और मैं क्या क्या इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्या क्या मैं जानकारी हासिल कर रहा हूँ, वो मुझे बतानी है इस रिपोर्ट के अंदर। सिंपल सी बात है। रिपोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। अगर ये 5 चीजें आपकी रिपोर्ट में अगर आ गई ना, समझ लो आपकी रिपोर्ट बेस्ट बन गई है। आपको 5 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, और लास्ट में सोर्सेज एंड कर दिए हैं तो ठीक है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, ये क्यों, बिकॉज इससे ये पता चल गया हुआ क्या है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, ये बताना है। लोग पता नहीं क्या ही लिखने लग जाते हैं, कोई इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में, वो इंसिडेंट तो थोड़ा सा बताया, उसके बाद अपनी जो जानकारी है, जो उनके पास नॉलेज है, वो ज्ञान पे लेने लगते हैं। वो ज्ञान नहीं बताना है रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट का आपका जो ज्ञान देखना था ना, वो आर्ग्यूमेंट में और ऐसे में उसने देख लिया। अब यहाँ पे वो आपको वो फॉर्मेट मांग रहा है, वो फॉर्मेट लिखो, ठीक है। फॉर्मेट के हिसाब से चलो, ना कि ज्ञान के हिसाब से चलना। ज्ञान दे लिया आपने पहले जितना देना था, अब ज्ञान नहीं देना है। तो रिपोर्ट को ऑलवेज कोई इंसिडेंट है तो जनरली रिपोर्ट जो होती है ना, मैक्सिमम टाइम्स रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। बट कई बार क्या होता है कि कोई स्कीम होती है तो स्कीम का थोड़ा बहुत पॉजिटिव बताने के लिए हम फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर लेते हैं, बट मोस्टली पास्ट टेंस में ही लिखना। और बॉडी हो गई ये, एंड देन उसके बाद अब ये पूछोगे बॉडी में क्या है। बॉडी में अभी बताया ना व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, पूरा एक्सप्लेन कर दो, भर जाएंगे 2 पेज, ठीक है। लास्ट में सोर्सेज ऐड करने हैं। मैंने इतनी कॉपी चेक करी है, शायद 1 या 2 बंदा होगा जिसने सोर्सेज लिखे हैं, ठीक है। अब सोर्सेज में क्या, सोर्सेज में कई लोग मेरे को ना मैसेज करके पूछते हैं सर सोर्सेज में क्या लिखना है। आप खुद सोचो, आप रिपोर्टर हो, वहाँ गए, किसी से तो इंटरव्यू लिया होगा, किसी कलेक्टर से लिया होगा, किसी डीआईजी से लिया होगा, किसी पुलिस इंस्पेक्टर से लिया होगा, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के किसी बड़े बिजनेसमैन से इंटरव्यू लिया होगा, या फिर चलो किसी का इंटरव्यू नहीं लिया, कोई एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कोई यूएन की रिपोर्ट है, कोई पीटीआई है, या फिर पीआईबी है, इलेक्शन कमीशन है, इन सब के डेटा आते हैं, वो यूज कर रहे हो अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो लिख दो ना सोर्सेज में, लिख दो पीआईबी, इलेक्शन कमीशन, एनसीआरबी का डेटा, इस तरह से ये सोर्सेज है। और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रिपोर्ट राइटिंग के बाद हम बात करेंगे प्रीसी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो उसमें हम प्रीसी के बारे में बात कर रहे थे। प्रीसी क्या है, ठीक है। तो 4th पॉइंट है प्रीसी। अब प्रीसी होता है, प्रीसाइज होता है, पता नहीं, मैं तो प्रीसी बोलता हूँ, आप देख लेना क्या है, ठीक है। तो प्रीसी, अब प्रीसी के अंदर बात करें तो प्रीसी का सबसे पहले तो कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला क्या है, आपको कोई पैसेज जो दे रखा है ना, उसके अंदर कोई साफ साफ लिखा होता है क्वेश्चन में, कोई टाइटल देने की जरूरत नहीं है। तो टाइटल मत दो, बहुत सारे लोग दे देते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे बल्कि कट हो जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है टाइटल का। दूसरा पॉइंट है कि प्रीसी के अंदर बॉक्स जो होते हैं ना, ये बॉक्स ऐसा आपको बॉक्स दे रखे होंगे, ठीक है। ये नंबर लिखे कितने वर्ड्स हो गए हैं ये बताता है। हर एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड आएगा, ठीक है। हर एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड आ गया है। यहाँ पे मैं क्या बता दूं आपको कि कई बार ना आपकी कटिंग हो जाती है, या कटिंग हो गई, आपने यहाँ यहीं पे लिख देते हो, ये नहीं करना है आपको। कटिंग हो गई, इस बॉक्स को वैसे भी काउंट होना है ये, तो इसको अगले वर्ड को यहाँ लिखो, थोड़ा साफ सा भी लगता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो है पैसेज को 1/3 में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे लोग जो है उनको 1/3 समझ में नहीं आता कि क्या करना, मतलब वो ये सोचते हैं कि लाइक 1/3 सर मैं डिवाइड कैसे करूँ, मतलब 400 वर्ड का पैसेज दे दिया तो मैं उसको 1/3 में कैसे करूँ, मतलब ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसके अंदर। लेकिन सिंपल सा है, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है, 3 पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ दे रखे होते हैं, 400 वर्ड से देख के पता चल जाएगा इसमें 12 लाइन्स है, इसमें 10 लाइन्स है, इसमें 12 लाइन्स है। उस हिसाब से आपको आइडिया लग गया, इसमें 150 वर्ड है, इसमें 150 वर्ड है, इसमें 100 वर्ड है, ठीक है। इसको अलग 1/3 कर दो, इसको अलग 1/3 कर दो, इसको अलग 1/3 कर दो, यहाँ चिपका दो, हो गया। कुछ अलग करना पड़ा, कोई रॉकेट साइंस लगी नहीं ना, बहुत सिंपल है ना, ठीक है। तो यही है प्रीसी। और इसके अलावा प्रीसी के अंदर मेरा एक मानना ये है कि एक पैराग्राफ खत्म हो गया, अगला पैराग्राफ शुरू करना है। लोग ना स्पेसिंग देते हैं, आई डोंट थिंक ये स्पेसिंग देनी चाहिए, बिकॉज क्या है, ये वर्ड, ये बॉक्स तो वैसे भी काउंट होना है ना, तो लिख दो फिर यहाँ पे वर्ड। और वैसे भी प्रेसी क्या है, एक समरी तो है, तो समरी जब आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो तो उसमें क्या करोगे, क्या ऐसा पैराग्राफ्स बनाते हो क्या, नहीं ना। तो एक ही फ्लो में लिखते चलते हो, तो कंटिन्यूस फ्लो में लिख के चलना है, बाकी और कुछ नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 1/3 का मतलब 1/3 ही होता है, उसके आसपास, लाइक 150 अगर आ रहा है 1/3 तो 140 से लेके 145 से लेके 155 तक लिखो, और ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर, ठीक है।
और इतना लिखोगे बेटर है, ठीक है। और बाकी प्रीसी के अंदर बात करें तो बाहर की कोई भी नॉलेज नहीं लिखनी। कई बार क्या होता है, प्रीसी गांधी जी के बारे में आ गया मान लो, अब बहुत सारे लोगों को ना खुद से पता होगा गांधी जी की, सबको ही पता होता है, तो हम क्या एक्स्ट्रा नॉलेज लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। प्रीसी के जो पैसेज में जो दे रखा है केवल वही लिखना है, इसके अलावा और कोई बाहर की नॉलेज जो है वो प्रीसी के अंदर नहीं डालनी है। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया, यही करना है, और इसके अलावा प्रीसी में कुछ है नहीं, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव चीज़ है, इसको तो लपेटना चाहिए बिल्कुल पकड़ के, ठीक है। इसमें तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इसमें तो आपको कैसा भी लिखोगे तो 6 से 7 नंबर तो वैसे ही मिल जाने हैं, थोड़ा सा बढ़िया लिखोगे तो शायद 8 या 9 भी आ जाए, ठीक है। तो प्रीसी के बाद हम कंप्रीहेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन वही 12th वाला सिस्टम है। 12th में आपको पैसेज दिए देखे होंगे आपने, वही पैसेज है, 5 क्वेश्चन है, उनको एक्सपेंड करके लिखना है। वो 1 वर्ड वाला सिस्टम नहीं है, और ना ही बेसिकली वो जो टिक राइट वाला वो वाला सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। तो पैसेज जो दे रखा होगा उसी को समझना है। अब क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन के लिए ना कम से कम इतना स्पेस मिलता है। अब लोग बोलते हैं कि सर हम तो टू द पॉइंट लिखते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट रहना चाहिए, लेकिन इसमें आप 2 लाइन में अगर आंसर लिख के आओगे तो 4 नंबर तो मुझे तो नहीं लगता मिलते होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 लाइन तो लिख के आना। जो पूछा गया है वो तो 1 लाइन का ही होगा, पैसेज में मिल जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड अपने व्यूज़ में थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना उसको। और हाँ, ये भी कई बार करते हैं लोग, अगल बगल की जो लाइन है ना वो भी चिपका देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसी लाइन को और बेटर वे में एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कॉम्प्रीहेंशन में कोई डाउट है, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। बाकी वैसे होना नहीं चाहिए, अगर कॉम्प्रीहेंशन में डाउट आ रहा है तो सीरियस है, कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो उस चीज़ का। बाकी फिर हम आ जाते हैं ग्रामर के ऊपर, ठीक है। ग्रामर में क्या है और कैसे करना है। ग्रामर के अंदर सबसे पहले तो कुछ रूल समझ लो, कुछ मतलब रूल्स मतलब कुछ मेरी जो गलतियां थी ना वो गलतियां समझ लो। बिकॉज क्या होता है ना, आप दूसरों की गलतियों से सीख लोगे, जल्दी आगे बढ़ पाओगे। चाणक्य ने बोला अगर अपनी गलती करोगे और फिर सीखोगे ना तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, गलतियां खत्म नहीं होगी। तो बेटर है कि दूसरों ने जो गलती करी है उनसे सीख लो। मैंने कुछ गलती करी है, मैं वो बता रहा हूँ, आपको वो नहीं करनी है, ठीक है। एटलीस्ट वो तो नहीं करनी है, अपनी वाली कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने जो करी वो मत करना, ठीक है। पहली गलती क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है री राइट द सेंटेंस। जब री राइट लिखा है तो री राइट करो, ठीक है। मैंने क्या करा था, सेंटेंस आया फिल इन द ब्लैंक्स, ये सेंटेंस आया, मैंने क्या करा ना फिल इन द ब्लैंक इसी में भर दिया। ये नहीं करना है, नीचे इतना सारा स्पेस दे रखा होगा वो खाली छोड़ोगे क्या, क्यों खाली छोड़ रहे हो, उसमें लिख दो पूरा सेंटेंस, ठीक है। तो अब पता नहीं मुझे इसके मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले, बट मेरे ग्रामर में मेरा जो ओवरऑल स्कोर था वो जो था उसको देख के मुझे लग गया कि हाँ यहाँ पे मेरे मार्क्स कट गए हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, रीराइट द सेंटेंस के अलावा दूसरी बात क्या आती है, फ्रेजल वर्ब जो मैंने बताई ना। फ्रेजल वर्ब के अंदर क्या होता है, ग्रामर के अंदर फ्रेजल वर्ब भी होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो बुक लिस्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था, वहाँ से जाके चेक कर लो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 10 में से एटलीस्ट 6 मार्क्स तो स्कोर कर जाओगे आराम से, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब यहाँ से मिल जाएगी बुक लिस्ट वाली वीडियो, ठीक है। अब ये फ्रेजल वर्ब जो होता है ना उसके बारे में बात करें तो फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब में ना एक रूल लिखा होता है, एक पॉइंट लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर कि डोंट चेंज द फॉर्म, फॉर्म चेंज नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रेजल वर्ब लिखा कैरी अवे तो आपको कैरी अवे का ही सेंटेंस बनाना है, कैरीड अवे का सेंटेंस नहीं बनाना है। मैंने ये गलती कर दी थी और शायद मार्क्स कटे हैं, तभी मेरा स्कोर जो है जो आया वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, अदरवाइज जो है थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, डोंट चेंज द फॉर्म, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा कोई गलती नहीं है जो मैंने करी थी जो मैं आपको बताऊं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब बात कर लेते हैं आता क्या है ग्रामर में। ग्रामर में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं ग्रामर के अंदर। पहला पार्ट, पहले पार्ट के अंदर क्या आते हैं, सेंटेंस रीफॉर्मेशन। दूसरे पार्ट में आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तीसरे पार्ट के अंदर आते हैं सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस करेक्शन है ना, इसमें क्या होता है वो बता देता हूँ। सेंटेंस करेक्शन में ना जनरली क्या होता है ना, आप एक टॉपिक पढ़ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, मोस्टली यही पूछा जाता है। बोथ के साथ क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, या फिर 2 3 1 वाला एक रूल होता है, 2 1 3 होता है, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो होता है। इसके अलावा जो है वो ही के साथ एस या ई एस आते हैं, नहीं आते हैं। वर्ब पूछ ली जाती है, वाज या वर आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी, जनरली इन्हीं में गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता लगानी है। एक तो ये हो गया फ्रेजल वर्ब, मैंने बता ही दिया आपको, बुक लिस्ट वाली वीडियो में भी बताया था कैसे पढ़नी है, नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा ये कहाँ से करने हैं, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब अच्छे से कर लोगे तो शायद 6 से 8 मार्क्स तो यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद सेंटेंस रिफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, 10 सेंटेंस लिखे होंगे, उसमें बोलेगा आपको, साइड में बताएगा कि
ये वाला काम करना है। लाइक जो सेंटेंस लिखा है नो सूनर देन में कन्वर्ट करना है, अगला सेंटेंस होगा उसमें लिखा होगा टू में कन्वर्ट करना है, अगले में बोल देगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या चेंज द नरेशन करना है। बस वो करना है सिंपल। 10, 12, 15 चैप्टर्स हैं, कहाँ से पढ़ने हैं वो मैंने बताया था बुक लिस्ट वाली वीडियो में, अगर अभी भी नहीं देखी है तो देख लेना। फिर कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, बिकॉज ग्रामर के लिए तो बहुत जरूरी है। ग्रामर के लिए तो वो बुक बताई है मैंने उसमें जिसमें से सिर्फ आपको ग्रामर पढ़नी है, उतना पार्ट कर लो, ग्रामर पूरी हो जाएगी। ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, उसमें ये टॉपिक्स भी हैं, चैप्टर वाइज भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ से कवर करा देगी ग्रामर। ठीक है, ये ग्रामर है। ग्रामर में आपका स्कोर टारगेट होना चाहिए कि 25 में से 22, 23 मार्क्स लाने हैं। अगर इससे कम आ रहे हैं ना तो फिर आप काफ़ी लोगों से पीछे हो जाओगे। जैसे एक ये बहुत बड़ी गलती मेरी थी जिसको मेरे को ठीक करना है, और मैंने शायद 2021 में कोशिश भी करी है इसको ठीक करने की, 22 में भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करना कि ये ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये ग्रामर होगी। अब उसके बाद हम थोड़ा सा ना अटेम्प्ट करने के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ मैं कैसे अटेम्प्ट करता था। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने के बारे में बात करें तो अटेम्प्ट करने के अंदर सबसे पहले जो है ना मेरा जो फंडा रहता है, देखो 2 पॉइंट है। एक तो आपके पास जो है ना ये है कि आपको ऐसे लिख सकते हो, शुरुआत सीधे से उल्टा चल सकते हो। मैं हमेशा उल्टा चलता हूँ। ठीक है, उल्टा चलता हूँ ग्रामर से, 12th में भी, कॉलेज में भी, यहाँ भी, मेंस में भी, हर जगह उल्टा चलो, इवन प्रीलिम्स में भी उल्टा चलो। तो मैं उल्टा चलता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, आपको जैसा सही लगे वैसा चल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो कारण क्या है मेरा ये उल्टे चलने का कारण क्या है? देखो आपके पास लास्ट की 10 मिनट बची हैं, आपको ऐसे लिखना है। लास्ट की 5 मिनट बची है, ऐसे लिखना है, चलो मान लो। ठीक है, 20 नंबर का है और लास्ट की 5 ही मिनट बची है, आपको ग्रामर करनी है। कौन सा चीज़ आसान है? ऐसे लिखना ना, कुछ भी लिख दोगे ना, कुछ भी लिख दोगे। ठीक है, गलत सलत राइटिंग भी लिख दोगे, गलत सलत सेंटेंस फॉर्मेशन भी लिख दोगे, 20 में से ना तो भी 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ग्रामर में ना एक सेंटेंस नहीं लिख पाओगे उस 5 मिनट में, अगर सोचना पड़ गया तो। ठीक है, अगर पहले से सोच रखा था तब तो ठीक है, लेकिन सोचना पड़ गया तो एक भी सेंटेंस नहीं हो पाएगा ठीक से। ठीक है, तो इसलिए मैं करता हूँ पहले ग्रामर करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। मैंने बोला ना पेपर 1 में 170 प्लस स्कोर कैसे आ सकता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। पेपर 2 में 170 नहीं आ सकता, लेकिन पेपर 2 में ग्रामर जो है ना उसमें 25 में से 25 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को हमें पकड़ना है, लपेटना है उसको बिल्कुल। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में 25 में से 20-22 जो मार्क्स है वो लाए जा सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या करनी है? ग्रामर। मेरे हिसाब से अपना आप देख सकते हो, मैच्योर पर्सन हो, डिसीजन ले सकते हो खुद का। तो मैंने जो है ग्रामर सबसे पहले करी। 25 मिनट की ग्रामर है, 25 मार्क्स की, और मैंने उसको 30 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, मेरा रूल ये रहता है 30 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरी ऑब्जेक्टिव चीज़ आती है प्रीसी को करना है 15 मिनट में, ये हो जाएगा। पैसेज को करना है 15 मिनट में, ये हो जाएगा। तो 30, 15, 15, 60 मिनट्स हो गए। अब उसके बाद क्या है? 2 रिपोर्ट्स हैं 10-10 मार्क्स की, 10-10 मिनट में कंप्लीट करना। 20 हो जाती है आराम से, 7-8 में भी हो जाएंगी। ठीक है, तो 20 ये हो गए, तो 60 और 2 80 मिनट्स गई, आपके बचे 100 मिनट्स। अब उसके पास आपके पास कितने बच गए? 100 मिनट्स। और आपका जो बचा है ना वो क्या बचा है? आपका बचा है 6 क्वेश्चंस बचे हैं। 6 क्वेश्चंस बचे हैं जिसमें 4 ऐसे हैं और 2 आर्ग्यूमेंट है, सबकी सेम वेटेज है। ठीक है, आपको क्या करना है? इस 100 को 6 से डिवाइड करके देखो, 16 से 17 मिनट आती है। ठीक है, 16 से 17 मिनट, 3 पेज लिखने हैं यार, मतलब बहुत टाइम है यार। मतलब इससे मेरे को नहीं लगता कि ये टाइम कम है। ठीक है, इसमें क्या 2-3 मिनट सोच भी लोगे ना तो भी 14-15 मिनट में बढ़िया 3 पेज लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये फंडा ठीक है। और मेरा क्या है, हर लोगों का, इंसान का ना दिमाग अलग तरीके से चलता है। मेरा दिमाग ऐसे चलता है, लेकिन मेरा बीच के पीरियड में ना थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और थोड़ा सा सही हो जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बढ़िया सोचने लगता है। ठीक है, तो आप अपना हिसाब देख सकते हो, पहले ऐसे करना है, पहले ग्रामर करनी है। मैं तो ये करता हूँ। ठीक है, और ये है अटेम्प्ट के बारे में। अटेम्प्ट पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अटेम्प्ट पूरा कंप्लीट पेपर करोगे तो ही आपका जो स्कोर है ओवरऑल वो बढ़िया आएगा, अदरवाइज तो पीछे रह जाओगे काफ़ी लोगों से। एक भी रिपोर्ट छूट गई, एक भी आर्ग्यूमेंट, एक भी ग्रामर छूट गई ना तो बाद में दुख होगा। लाइक मैं अभी एक कॉपी चेक करी थी मैंने कल ही, उस बच्चे के ग्रामर में 20 मार्क्स की अटेम्प्ट करी उसने, उसके 16 मार्क्स आ रहे हैं, 5 नंबर की ग्रामर छूट गई। ऐसे बहुत अच्छे लिखे उसने, लेकिन ओवरऑल स्कोर ना 97 पे जाके अटक गया। क्या 5 नंबर की ग्रामर उसकी छूट गई। सोचो अगर वो पूरा कर देता तो 100 तो पार हो ही गए ना, उसके हो गए ना 100 पार। तो बस वही है कि आपको यही देखना कि कैसे हम इसको, एंड गोल क्या है, हर किसी का एंड गोल, जैसे किसी का एंड गोल होता है पैसा कमाना है, किसी का एंड गोल होता है पावर हासिल करनी है। ठीक है, हमारे टाइम पे यहाँ पे एंड गोल क्या है, इस वक्त मार्क्स, एक नंबर मैटर करता है। एक नंबर पे लोग बाहर अंदर हो जाते हैं। ग्रामर जो है वो दिलवा सकती है, ऐसे नहीं दिलवा पाएगा। ठीक है, ये दिलवाएंगे। ठीक है, और कुछ लोगों से उन लोगों के बारे में मत सोचना जो इनबोर्न, जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना बढ़िया से कर लेते हैं। उनका हो जाता है, मतलब उनके मार्क्स 117, 120 भी आ जाते हैं, 122 भी आए हैं लोगों के। ठीक है, तो ये था पेपर 2 के बारे में कि इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि भाई
कौन सा फॉर्मेट क्या है, रूल क्या है, इसके अलावा ग्रामर कहाँ से करनी है, इसके अलावा पढ़ना क्या क्या है, अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, कौन सी गलतियाँ जो नहीं करनी है। अब मैं कुछ अपनी गलतियाँ और अपने मार्क्स बता देता हूँ। सबसे पहले गलती मैंने करी थी, जो मैंने रूल बताया था ना आपको, रूल ऑफ अवॉइडिंग मिस हिट, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें मिस हिट अवॉइड करना है। क्वेश्चन आया था सोलिट्यूड ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। अब ये जो नॉट अनवेलकम है ना, 2020 की बात है, नॉट अनवेलकम, ये मुझे समझ ही नहीं आया नॉट अनवेलकम क्या है। ये नॉट अनवेलकम, वेलकम लिख देते यार, मतलब अनवेलकम लिख देते या कुछ भी लिख देते, नॉट अनवेलकम समझ ही नहीं आया। अब मैंने क्या करा ना, इसमें 4 का अगेंस्ट लिख दिया, अगेंस्ट का 4 लिख दिया। घर आके जब मैंने दोस्तों से डिस्कस करा तब समझ में आया कि यार ये गलती हो गई है। तो ऐसे में अब मेरे को लगता है कि 3 या 4 नंबर दिए होंगे 20 में से, या हो सकता है 0 भी दे दिया हो, किसी को कुछ पता तो है नहीं, ठीक है, कॉपीज आती नहीं है, आप पता नहीं लगा सकते वो चीज़। दूसरा ग्रामर में मैंने रीराइट नहीं करे थे, एक तो वो गलती थी। दूसरा मैंने डोंट चेंज द फॉर्म था ना, वो मैंने पढ़ा ही नहीं। किस्मत अच्छी थी कि 3 जो थे ना वो ऑलरेडी से ही ऐसे थे, उनकी पास्ट टेंस भी वही होती है, लाइक पुट था, पुट की पास्ट टेंस पुट ही रहेगी, ठीक है। तो 3 तो वो थे, तो वो तो मेरे बच गए। लेकिन 2 ऐसे थे जिनमें टेंस चेंज हो गया, लाइक एक तो कोलोन था और एक था कैरी अवे या कुछ और था। कोलोन का मैंने कोल्ड ऑन बना दिया, तो मेरे हिसाब से तो यार उसमें कटे होंगे मार्क्स, अदरवाइज मार्क्स मेरे जो है 100 क्रॉस होने चाहिए थे। अब मेरा जो स्कोर आया था मैं बता दूं, मेरा स्कोर आया था 91। बट मैं ये बता दूं, आप 100 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तो 91 आएंगे, ठीक है। इससे कम लेके चलोगे तो हो सकता है कि और भी नीचे चले जाएं, बट 90 स्कोर जो है ना वो काफ़ी अच्छा स्कोर है। लोगों के वैसे तो 120 भी आए हैं, बट ठीक है, हम जो उनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं हम पेपर 2 में भी तो पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके पेपर 2 में 117, 114, 112, 113 भी थे, ऐसे मार्क्स थे। लेकिन उनके पेपर 1 का 110, 105 और मेरे उस टाइम पे थे 133, तो बराबर ही हो गया ना, क्या डिफरेंस आया, ठीक है। इतना कुछ डिफरेंस नहीं आया। हाँ, इंटरव्यू में आएगा फिर डिफरेंस, वो आपको कवर करना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो ये 91 जो थे मेरे, इनमें मेरी 2 बड़ी गलती थी। एक तो आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट शायद अगर मेरे को थोड़ा सा सही हो जाता तो 3 या 4 3 नंबर मान लेते यहाँ से बढ़ जाते। और ग्रामर मेरी जो थी ना वो 12 से 13 मार्क्स की ठीक थी, ठीक है। अगर वो 20 मार्क्स की हो जाती तो 7 नंबर वहाँ से बढ़ जाते, तो 7 और 3 10 नंबर बढ़ जाते, ये 101 हो जाता, ठीक है। बट हो जाता, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। ये सब बात की बातें हैं। मैंने जो गलती करी है मैंने आपको बता दिया, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ये गलतियाँ आपको रिपीट नहीं करनी है। तो ये था मेरी तरफ था पेपर 2 के लिए जो भी सारा हो सकता था, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मेरे को लगता है कि जो मुझे बताना चाहिए था कि कैसे अटेम्प्ट करना है या क्या गलतियाँ नहीं करनी है या किन चीज़ों के पर फोकस करना है, वो सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं कमेंट बॉक्स का मैसेज देख के रिप्लाई करूंगा। मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, ठीक है, कोई दोस्त भी करेगा, या हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स है वो भी अगर नज़र मार ले तो वो भी मैसेज कर दे, रिप्लाई कर दें आपके डाउट का। तो ये है। बाकी अगर नहीं आता कोई रिप्लाई तो फिर टेलीग्राम पे आना, टेलीग्राम पे ज़्यादा मैसेज मत करो यार, क्योंकि बिकॉज अब मैं खुद ही मना कर रहा हूँ, बिकॉज अब ना बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया यार, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, ठीक है। और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा उस वाली 170 प्लस वाली वीडियो पे इतने व्यूज़ आ जाएंगे और इतना जो है उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का। लाइक काफ़ी लोगों ने बताया, लाइक उनके मेरे पास कम से कम 5 से 6 लोगों के मैसेज भी आए सब, जिन्होंने बोला कि सर मॉक टेस्ट में ना ये करने के बाद स्कोर जो है वो 10 से 12 मार्क्स तो आराम से बढ़ गया है। 20-30 तो छोड़ो, 10-12 भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा 170 प्लस मार्क्स कैसे लाने पेपर 1 में, उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है ये आई बटन है, यहाँ से 170 प्लस मार्क्स वाली वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ से ना मिल पाए ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा यार, वहाँ से देख लेना। और लास्ट में प्लेलिस्ट का वो जो है एंड स्क्रीन आती है प्लेलिस्ट वाली, उस पर क्लिक करना, पूरी प्लेलिस्ट 4-5 वीडियो जो है वो मिल जाएंगी। उसमें आपको अगर कोई बुक लिस्ट से रिलेटेड डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, और पेपर 1 का डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, पेपर 2 का डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी ये मेरी तरफ से था। एंड इसके बाद हम मिलेंगे सीधा एग्जाम के बाद, क्योंकि मुझे भी एग्जाम देना है और इंटरव्यू जो अभी तक हुआ नहीं है, तो पता नहीं कि एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, हो सकता है भाई मार्क्स ठीक आ रहे हैं, लेकिन क्या पता यार किसका क्या हो जाए, ठीक है। तो ये डाउट सबके मन में रहता है। तो एग्जाम के बाद मिलेंगे, उसके बाद हम थोड़ा कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस वगैरह कर लेंगे कि भाई क्या किस तरह से क्या पेपर रहा, थोड़ा आप लोग भी अपने स्कोर बताना ताकि एक आइडिया लग जाए कि भाई कितना जो है वो जा सकती है सिचुएशन, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और बाकी इसके अलावा स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो यार। यहाँ सब्सक्राइब बटन आपको देखने को मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी आप गोल गोल का बटन आएगा, उसको दबा देना, वहाँ से सब्सक्राइब हो जाएगा। प्लीज़ आपका कोई ऐसा सच कोई चार्ज तो लगता नहीं है, मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई मैं और अच्छा जो है करने की कोशिश करूँ और बेटर जो है अपनी जो पॉइंट्स है जो टू द पॉइंट स्ट्रेटजी है वो लेके आ सकूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना,
कमेंट करना। एंड मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। एंड अगर आपको एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगे कि सर हाँ मेरा जो है 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सही हो गया या मैं थोड़ा बेटर कर पाया, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर लेना। बिकॉज मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा कि लाइक मेरी वजह से एक भी पर्सन की मार्क्स में इंप्रूवमेंट आई है, तो काफ़ी अच्छा फील होगा। ठीक है, बाकी स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।